नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो इनके जन्म दिवस पर आज हम इनके जीवन की कहानी को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद भारतीय समाज और भारतीय राजनीति में इतना बड़ा क्यों है। हालांकि दोस्तों, कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान को लोग बहुत ही संकीर्ण और छोटे दायरे में समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित नेता थे। दलितों के वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक दलित नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने भारत का एक शानदार संविधान लिखने में अहम योगदान निभाया। वो आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था उसमें कुछ ऐसे प्रावधान जुड़वाए जिसकी वजह से जो तथाकथित नीची जातियां कही जाती थी, जिनके अधिकारों का हनन सैकड़ों सालों से हो रहा था और महिलाओं के अधिकारों से उनको हजारों सालों से वंचित किया जा रहा था, उन अधिकारों को उन वंचित वर्गों को मिले, उसके लिए कुछ प्रावधान जुड़वाए। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर का बहुत ही अहम योगदान हो जाता है भारतीय समाज और भारतीय राजनीति में। तो इनकी कहानी को हम समझेंगे कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे नेता बने जिन्होंने दलितों के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी। तो इसको हम समझेंगे। इनके बचपन से ही इनके जीवन का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इन्होंने देखा कि भारतीय समाज में एक ऐसा जाति व्यवस्था नाम का एक ऐसा कलंक है जो कि भारतीय समाज को खाए जा रहा है और लोगों को बंटवारा में बांट रहा है। तो इसके खिलाफ इन्होंने जंग लड़ने की पहले से ही ठान ली थी। उसके अलावा इन्होंने भारतीय संविधान लिखवाने में मदद तो करी ही है, लेकिन ये एक बहुत ही महान स्कॉलर थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स, इन्होंने उसके अलावा रिलीजन, फिलोसॉफी जैसे विषयों में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है और इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि सबसे ज़्यादा डिग्री भारतीय उस समय की पार्लियामेंट में इनके पास थी। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको इन वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेगी, तो इनको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो भीमराव अंबेडकर के जीवन को जानने से पहले इनके कुछ फेमस कोट्स को हम पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। इन्होंने कहा था, फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। जो जीवन में एक्चुअल आजादी है वो क्या है? मन की जो दिमाग है उसमें अगर आजाद हैं तो ही आप आजाद हैं। ए पर्सन हु माइंड इज नॉट फ्री थॉट दो ही मे नॉट बी चेन इन स्लेव नॉट ए फ्री मैन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी दूसरे देश का राज नहीं है और आप फ्री हैं और आप आज़ाद हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप दिमागी तौर पे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं, तब तक आप आज़ाद व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन फॉर द बॉडी पॉलिटिक एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। तो जिस तरीके से जब आदमी बीमार हो जाता है और उसको दवाई की जरूरत होती है, उसी तरीके से पॉलिटिक्स या किसी देश को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दवाई की तरह काम करता है। और जब भी आपका देश, आपकी जो समाज है वो बीमार हो जाता है, विकृत हो जाता है किसी भी तरीके से, तो लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा जरूरत पड़ती है उसको सही से रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। ये वाला मेरा फेवरेट है। इसमें इन्होंने कहा है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। एक समाज का आकलन मैं इस आधार पे करता हूं कि उस समाज की जो महिलाएं हैं वो कितना अचीव करती हैं, उनको कितना अचीव करने का मौका मिलता है। तो समाज कोई कैसा है, उसकी प्रोग्रेस को कैसे मेजर किया जाए, उस समाज की महिलाओं का स्टेटस देखा जाए, उस समाज की महिलाओं को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितना उनको समाज में भागीदारी करने का मौका मिलता है, इस आधार पर देखी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कितना शानदार ये कोट है। उसके बाद इन्होंने कहा, आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं उस धर्म में विश्वास करता हूं जो कि लिबर्टी की बात करे, इक्वलिटी की बात करे और भाईचारे, फर्टिनिटी की बात करे, आजादी की बात करे, बराबरी की बात करे। इसीलिए इन्होंने बाद में, शुरुआत में हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा कास्टिज्म और डिवीजन का इनको सामना करना पड़ा। इनके साथ काफी इस तरीके का मिसबिहेव हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने आगे चल के बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो बुद्धिज्म को ये ज्यादा पसंद करते थे।
इफ यू बिलीव इन लिविंग ए रेस्पेक्टेबल लाइफ, यू बिलीव इन द सेल्फ हेल्प विच इज द बेस्ट हेल्प। अगर आप चाहते हो कि आपको रेस्पेक्टेबल लाइफ मिले, आप इज्जत से जीना चाहते हो, तो आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी और वही सबसे बेहतरीन हेल्प होगी, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब शुरुआत करते हैं, हु इज डॉक्टर अंबेडकर। हु इज डॉक्टर अंबेडकर? पूरा नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये इनका पूरा नाम है और इनको कहा जाता है बाबा साहब अंबेडकर। ये एक फेमस जूरिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे और इन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में बहुत अहम योगदान निभाया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। उसके अलावा भी दुनिया भर के संविधानों को इन्होंने पढ़ा था। और देखिए, उस समय बहुत बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसमें ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका अहम योगदान था। साथ में खुद ये एक लॉ मिनिस्टर भी थे, इसलिए इनका योगदान जो है वो अहम बन जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में जो उस समय के जो सोशल इविल थे और आज भी हैं, ये इविल पूरी तरह से तो समाप्त नहीं हुए, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं वो नीची जातियां जिनको कहा जाता था, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करते थे कि उनको छुआ नहीं जा सकते, छुआछूत व्यवहार अपनाते थे। उनकी परछाई पड़ने पे भी उनको अपमानित किया जाता था, कि उनको समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने कानून बनवाए। और देखिए, भारत के जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें जो आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है कि भारतीय समाज में अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया जाएगा कानूनी तौर पे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अनटचेबल का बिहेव करता है तो ये कानूनन जुर्म है और आप किसी के फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तो इस तरीके का जो संविधान है उसमें लिखने में इन्होंने अहम योगदान निभाया और इनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। कास्ट रेस्ट्रिक्शंस को इन्होंने एकदम समाज से हटाने के लिए मांग करी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने दलितों और सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लास हैं और इवन विमेंस के अधिकारों के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे, क्या क्या इन्होंने किया है उसके लिए। और आजाद भारत के पहले ये लॉ मिनिस्टर थे और जिनको इनके मरणोपरांत, इनकी मृत्यु के बाद 1990 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया है इनके ओनर में, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। एजुकेशन की बात करते हैं, इनकी एजुकेशन की जो उपलब्धियां हैं उनको पढ़ के ही आप इनके मुरीद हो जाओगे, समझेंगे कि कितनी सारी एजुकेशन इन्होंने करी है। देखो, एलिमेंट्री एजुकेशन तो इन्होंने सतारा में की थी, महाराष्ट्र पुणे के पास पड़ता है सतारा, ठीक है, आपको ध्यान होगा, और ये यहां से करी। फिर होगा मैट्रिकुलेशन की जो डिग्री है 10वीं पास जो इन्होंने है ये करी थी। एपियनोस्टोन स्कूल ऑफ बॉम्बे जो पर्शिया में हुआ करती थी, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने चीज़ें भी पढ़ी थी, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने पढ़ी थी और पर्शियन लैंग्वेज भी इन्होंने पढ़ी थी उस दौरान। इंटर कॉलेज इन्होंने करी थी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ स्पेनोटेज थे। बीए इन्होंने करी इसी कॉलेज से, बॉम्बे से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद इन्होंने एमए करी, मेजरली इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स में। उसके बाद इन्होंने पीएचडी करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से इन्होंने ये करी है पीएचडी, यूएस से इनको डिग्री मिली यहाँ से इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इन्होंने एमएससी करी है, देखिए एमए भी करी है और एमएससी भी करी है। 1921 में एमए करी इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक साइंस में इन्होंने यहाँ पे थीसिस लिखा था, प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया, ये किताब इन्होंने लिखी थी, आगे मैं इसका जिक्र भी करूंगा। और 2 किताबें लिखी थी बहुत फेमस, इंडियन रूपी के ऊपर लिखी थी एक, फिर आगे इन्होंने लॉ के ऊपर डिग्री की, बैरिस्टर एट लॉ, ग्रे इन जो लंदन की कॉलेज है वहां पे। तो इस तरीके के गजब के स्कॉलर थे ये। उसके बाद इनको डॉक्टरेट इन साइंस मिला 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो इन्होंने किताब लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसके लिए इसमें इन्होंने सॉल्यूशन और ओरिजिन के ऊपर बात करी थी कि भारतीय रुपया जो है उसको किस तरीके से उसमें क्या दिक्कत है और किस तरीके से उसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं। फिर इनको लॉ में इन्होंने डॉक्टरेट करी थी, ऑनर्स की डिग्री मिली थी इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से। इनके अचीवमेंट्स के लिए और इनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए भारतीय संविधान लिखने की में इन्होंने जो मदद करी है उसकी वजह से कोलंबिया इंस्टीट्यूट ने इनको, इतनी बड़े इंस्टीट्यूट ने इनको ऑनर्स की एलएलबी डिग्री दी। फिर इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का ऑनर्स डिग्री मिली थी जो हमारी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की, इन्होंने कि भारतीय संविधान लिखने में और लाइफ टाइम अचीवमेंट्स की वजह से इनको ये ऑनर्स का जो डॉक्टरेट है ये भी दिया गया।
तो इतने बड़े महान स्कॉलर थे जिन्होंने लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी रिसर्च करी, इवन रिलीजन के ऊपर बहुत सारी यहाँ थीसिस लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एडिटर भी थे ये अपनी लाइफ में, इकोनॉमिक्स भी थे, प्रोफेसर भी रहे हैं और एक्टिविस्ट रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में ये फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी रहे हैं। 1927 में और 1930 के दशक में जो चल रहा था भारत में फ्रीडम मूवमेंट, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चलते हैं इनके जीवन के अर्ली फेज में। इनके बर्थ इनका कहाँ पे होता है? इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल और इनकी माँ का नाम था भीमाबाई, और इनका जन्म होता है आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को 1891 में। जगह का नाम होता है महू, और महू की आर्मी कंटोनमेंट में इनका होता है। इनके पिता जो हैं वो आर्मी में होते हैं, तो वहाँ पे इनका आज मेमोरियल भी बना हुआ है, देखिए ये महू में। और इनके पिता जो हैं वो खुद एक सूबेदार थे इंडियन आर्मी में, जो 1894 में रिटायर हो गए। उसके कुछ ही सालों बाद इनके पिता की भी डेथ हो गई, इनकी माताजी की भी डेथ हो गई अर्ली एज में। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं उनकी लाइफ में शुरुआती टाइम से ही कष्ट थे, लेकिन शुरुआती टाइम में जब भीमराव अंबेडकर पैदा हुए उसके बाद उनकी इच्छा बहुत थी कि वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन समाज की स्थिति कैसी थी उस समय उसको समझिए। इनकी एजुकेशन की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी एजुकेशन के दौर में इन्होंने क्या कुछ फेस किया है। तो 15 साल के जब थे भीमराव, तब उन्होंने 9 साल की लड़की रामाबाई के साथ इनकी शादी करा दी गई। और आप जानते हैं कि बाल विवाह उस समय एक कॉमन चीज़ थी। ये आज से 100-125 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो बाल विवाह उस समय कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इनके 5 बच्चे हुए और 5 में से 4 बच्चे अर्ली एज में चल बसे, उनकी डेथ हो गई। उसमें ये बहुत टूट सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी संभाला खुद को, पढ़ाई करी, आगे चल के विदेश भी गए और भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां चल रही थी उनके खिलाफ अपनी लड़ाई को भी कंटिन्यू रखा। तो ये हारे नहीं कभी भी, अपने विचारिक तौर पे ये बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। इनके सामने कोई भी आता था अपने विचारों से कभी हटते नहीं थे, हमेशा अडिग रहते थे, हमेशा जो इनकी फिलोसॉफी थी उनको मानते थे, जो चीजें थी। और कई उस समय के जो इतिहासकार हैं और कई जो पॉलिटिशियन हैं वो इनको अडिग भी मानते थे, इसलिए इनका जो रवैया था, कई लोग इनको एरोगेंट भी बोल देते थे, लेकिन ये जानते थे इन्होंने जो कुछ फेस किया, वो मैं आगे आपको बात करूंगा। ये इनका परिवार है, तो इन्होंने जो कुछ फेस किया उसकी वजह से ये ऐसे हो गए, इतने रिजिड हो गए कि इनकी जो फिलोसॉफी है, इनको पता था कि इनको भारतीय समाज में बदलाव लाना है और उस बदलाव के लिए किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। अंबेडकर जब बच्चे थे तभी से इनको जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसका सामना करना पड़ा। इनकी कास्ट जो थी वो एक महर कास्ट थी, और महर कास्ट को एक अनटचेबल कास्ट में उस समय अपर कास्ट जो है वो देखती थी, और इनको अनटचेबल की तरह देखा जाता था। इनको आर्मी स्कूल के अंदर भेजा गया, और आर्मी स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा इनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। और किस तरीके का ह्यूमिलिएशन, सोचिए, इस तरीके का ह्यूमिलिएशन कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता था, 2 तबके बनाए जाते थे। लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर, गेट के बाहर बिठा दिया जाता था, और अपर क्लास स्टूडेंट्स को टीचर अपने पास बिठाता था। और टीचर्स को भी डर लगता था कि अपर क्लास जो कम्युनिटी है वो कहीं इन टीचर्स के साथ कोई बुरा व्यवहार ना कर दे और सोशल ऑर्डर ना बदल जाए, इसकी वजह से बिगड़ ना जाए। इसके लिए टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को अलग अलग बिठाते थे। तो सोचिए कितना उनके साथ टॉर्चरस व्यवहार होता था। एक कहानी है, माना जाता है कि एक बार क्लास में टीचर ने इनको बोर्ड पे एक सॉल्यूशन करने के लिए बुलाया, तो बहुत सारे बच्चों ने इनको ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नीची जाति का बोलना शुरू कर दिया। इनकी परछाई पढ़ने से भी बच्चों को इस तरीके की बातें कही सिखाई जाती थी उनके घरों से कि एक नीची जात के बच्चे की तो आपके ऊपर परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, वो भी अशुभ है, वो भी आपको विकृत कर सकती है, आपको गलत आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। तो इस तरीके के माहौल को ये देख रहे थे, और एक बच्चा जो इस तरीके के माहौल को जीता है, देखता है, इतनी परेशानियों को देखता है, तो उसकी लाइफ पे क्या गुजरती है ये इन्होंने देखा, ये कुछ फेस किया। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन के जैसे तैसे भी बाहर बैठ के भी एजुकेशन को प्राप्त किया, क्योंकि पढ़ाई इनको करनी थी, बहुत जुझारू थे कि पढ़ लिख के ही कुछ किया जा सकता है, एजुकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल है लाइफ का, ये बात ये बचपन से जानते थे। उसके बाद सतारा भी चले गए, सतारा में भी लोकल स्कूल में गए, वहाँ पर भी इनको ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ा। हर जगह जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह इनके साथ होता था। उसके बाद ये गए, उस समय के, ये तो आगे की स्लाइड है, मैं आपको पहले की बताता हूं कि उसके बाद ये जाते हैं जो उस समय जो शाहजी राव थर्ड थे, बड़ौदा के उस समय गायकवाड़ रूलर थे, ये इनके पास जाते हैं।
तो ये जो गायकवाड़ रूलर हैं ये इनकी समस्या को समझते हैं और ये जानते हैं कि समाज की स्थिति कैसी है, एक निम्न जाति का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो को किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और कि बच्चे तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ो, मैं स्पॉन्सर करूंगा। तो शुरुआत में इनको 25 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती थी इनके थ्रू, और स्कॉलरशिप उस समय 25 रुपीज़ इज बेटर, बहुत अच्छा पैसा माना जाता था, इतना पैसा मिलता था। तो उसके बाद ये पढ़े, ना केवल भारत में पढ़े बल्कि बाहर जाके भी पढ़े, और पढ़ने के बाद जो बहुत सारी डिग्रियां मैंने आपको पहले ही बताई हैं वो सारी डिग्रियां लेके आए और वापस आके किंग ऑफ बड़ौदा के पास आके कहते हैं कि बताइए अब आपके लिए, आप मुझे अब जॉब दीजिए, मैं पढ़ के आया हूँ, आपने पैसा दिए है तो मैं आपके लिए सर्विस भी अब दूंगा। तो सर्विस देने के लिए इनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया। डिफेंस सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सोचिए आज भी डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी की कितनी बड़ी पोस्ट होती है। तो उस समय राजाओं के समय पे भी जो डिफेंस सेक्रेटरी होते थे वो ये बनाए गए, लेकिन उस ऑफिस में भी इनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। इवन क्लर्क बाबू जो लोग हैं वो भी, जो इनसे नीचे थे रैंक में, वो भी इनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते थे। इनको ये बार बार जताया जाता था कि ये अनटचेबल हैं, ये नीची जाति से आते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने फेस की। उसके बाद क्या होता है, यूएसए चले गए, कोलंबिया में जाके इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी। उसके बाद इन्होंने 1915 में मास्टर्स डिग्री करते समय एंशियंट इंडियन कॉमर्स के ऊपर थीसिस लिखा इकोनॉमिक्स की। भारत की, आप एंशियंट टाइम में भारत कितना सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप जानते हैं, जब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के मामले में बहुत आगे था। उसके बाद भारत तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद पीछे हुआ है, और जब मिडाइवल पीरियड है उसमें जाके पीछे हुआ है। एंशियंट पीरियड में तो इंडिया की कॉमर्स बहुत अच्छी थी और इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत कमाल का था। इसके ऊपर इन्होंने थीसिस लिखी। उसके बाद इन्होंने ये थीसिस लिखा, प्रॉब्लम इन द इंडियन रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके ऊपर 2 किताबें लिखी हैं। ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये है लिखी है प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी और द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। जो प्रोविंशियल फाइनेंस चल रहा था, भारत के अलग अलग प्रोविंस बने हुए थे ब्रिटिश इंडिया के दौर में, उनके इवोल्यूशन की बात करी। और इन किताबों के आधार पे, इनमें जो फिलोसॉफी है इंडियन रूपी में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या सॉल्यूशन है, उसके आधार पे आगे इंडियन रिजर्व बैंक की जब नींव रखी गई थी तो उनमें इन सभी आइडियाज को समाहित किया गया। इतनी कमाल के इकोनॉमिक्स थे, ना केवल एक लॉ मिनिस्टर के तौर पे पहचान है लेकिन एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे भी अंबेडकर एक कमाल के इकोनॉमिस्ट थे। तो इस तरीके की किताबें इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद जब ये इकोनॉमिक्स में इतना कुछ कर रहे थे तो बाद में आके बॉम्बे कॉलेज में आके ये प्रोफेसर भी बन गए। पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में इन्होंने पढ़ाते थे। ये जो साइड है, हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है बॉम्बे की, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया है। तो उस समय ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी प्रोफेसर्स में आपको फोटो भी मिल जाएगी और वहाँ कॉलेज में जाओगे तो इनके बारे में आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये कॉलेज है जो बॉम्बे की कॉलेज है, आज भी ये कॉलेज है, वो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाया है। अब इनका जो मूवमेंट है वो शुरू होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जो इनकी मुहिम थी, जो इनकी लड़ाई थी, वो इन्होंने शुरू की। इन्होंने सोचा कि देखिए बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, आपको ध्यान होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया। उसमें इन्होंने, अंबेडकर ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाया जाए, अलग से उनके लिए वोटिंग हो। अनटचेबल जिनको कहा जाता है, जिनको एक नीची जाति का कहा जाता है, जब आपको समाज से हमें अलग ही कर रहे हैं, आप हमारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमें अलग इलेक्टोरल सिस्टम भी दो। इन्होंने ये डिमांड रखी, लेकिन ये डिमांड जो है वो गांधी जी ने इनको मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि देखिए समाज बटा हुआ है, हमें उसको यूनाइट करना है, उसको और नहीं तोड़ना है। आप अलग वोटों की बात मत कीजिए, हम रिजर्वेशन कर लेंगे, रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे आगे चल के, लेकिन आप एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मत करो। कम्युनिस्ट, ये जो कम्युनल जो वोट है वो मत करो, उससे देश डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे मार्ले मिंटो आया था पहले, मुस्लिम्स का अलग इलेक्टोरल सिस्टम लाने की उन्होंने बात की थी, तो उस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। इनका आइडिया अलग था, उनका अलग था, दोनों के अलग विचार थे। दोनों चीजों में, इसमें थोड़ी दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत भी हुई, मतभेद भी हुए, तो ये चीज इन्होंने कही थी। लेकिन ये चीज़ तो नहीं हो पाई कि अलग से इलेक्टोरल सिस्टम नहीं आया, लेकिन रिजर्वेशन की व्यवस्था आगे चल के हुई। उस कौन से चीज़ें में हुई वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने इस मोमेंट को आम जनता के बीच में पहुंचाने के लिए एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इसका नाम था मोक्ष न्याय,
नायका। मोक्ष नायका का मतलब है लीडर ऑफ साइलेंट। मोक्ष नायका ये अखबार इन्होंने चलाया, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है वो कितना बड़ा इविल है, किस तरह से समाज में भेदभाव किया जाता है और उसके खिलाफ हम किस तरह से लड़ सकते हैं, तथाकथित ऊंची जातियां हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करती हैं। वो सब चीज़ें लोगों को जागरूक करने के लिए कहा और लोगों को पढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया। और महाराजा ऑफ कोल्हापुर इनकी मदद कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने देखो जब स्पीच दिए उस समय के, तो शाहू फोर्ट जो हैं उस समय के कोल्हापुर के इंपॉर्टेंट फिगर थे, इन्होंने इनके साथ डिनर किया। और जब डिनर किया इतने पावरफुल लीडर ने, और वो एक दलित नेता के साथ जब डिनर कर रहा है, तो ये लोगों के बीच में ये बात फैल गई और लोग इससे काफ़ी वो हुए कि ये क्या चल रहा है, कुछ तो एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट चल रहा है जो दलितों के पक्ष में है और दलितों को उठाने के लिए एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद इन्होंने लीगल कैरियर स्टार्ट कर दी था, जैसे कि ग्रे इन में जाके लंदन में इन्होंने पढ़ाई कर ली थी लॉ की। उसके बाद इन्होंने लीगली भी लड़ाई लड़ने की बात सोची कि कोर्ट में जाके ये पेटिशंस डालेंगे। और जैसे कि बेसिकली क्या हुआ करता था उस समय, जो पब्लिक कुएं हुआ करते थे, ट्यूबवेल हुआ करते थे, उसमें से भी दलितों को पानी तक नहीं पिया जाने दिया जाता था, मंदिरों में उनकी एंट्री बैन थी। तो इस तरीके की जो चीजें थी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जहां पे पब्लिक में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, वहां पे हक दिलाने के लिए अंबेडकर ने मुहिम स्टार्ट करी। और ये लॉयर तो थे ही, इन्होंने अलग अलग जगह जाके पेटिशन और लिटिगेशंस फाइल करी और जाके वो केस लड़े और बहुत सारे केसेस में इनको सफलता मिली, जीते भी। और भी काफ़ी सारे जो दलित उस समय के लॉयर्स थे वो आए और उन्होंने इनमें इनकी साथ दिया, इनकी मदद करी। इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए जैसे कि कहा कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए सबके लिए होना चाहिए, सभी कास्ट को टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए। और हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो भी स्क्रिप्चर जो भारतीय हिंदू समाज में बाद में लिखे गए, देखो वेदों के बाद भी कैसे कई ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं जो कि जाति व्यवस्था को प्रमोट करते हैं, जाति व्यवस्था में दलितों के उसको नीचे आंकते हैं, शूद्रों की स्थिति को खराब करते हैं, उनको इन्होंने कंडेम किया, ओपनली कंडेम किया। और इन्होंने कहा कि ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे और उनको हम नहीं मानते। तो ये चीज़ें इन्होंने करी। उसके बाद ये विमेन राइट के लिए भी लड़ते थे, ना केवल सिर्फ दलित लोगों के लिए, क्योंकि दलित लोग तो थे ही जिनको अधिकारों से वंचित किया गया था, औरतों को भी उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती प्रथा जैसी प्रथाएं भारतवर्ष में चल रही थी। हालांकि सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से वो पूरी समाज से अभी तक इरेडिकेट नहीं हुई थी। तो इन्होंने अपनी जो ऐसे लिखा था कास्ट इन इंडिया, उसमें इन्होंने बताया भी है कि भारतीय समाज में जो एंडोगेमी है वो कैसे आई। एंडोगेमी क्या होती है, मतलब एक ही कास्ट के लोग आपस में शादी करवा रहे होते हैं, वो एंडोगेमी है। तो एंडोगेमी क्यों आई, कास्ट सिस्टम जो है वो इस एंडोगेमी ने इसको और ज्यादा प्रमोट किया है। उसके अलावा इन्होंने सती और चाइल्ड मैरिज का भी इसके साथ लिंक करके दिखाया कि कास्ट सिस्टम और जो औरतों का जो दबाव में रखा गया है, औरतों को भी एक तरह से प्रोसिक्यूट और दबा के रखा गया है समाज में, वो एक दूसरे से लिंकेज है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की बातें इन्होंने कही और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने लड़े। और मनुस्मृति जो एक स्मृति है, एक जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, ऐसी कुछ स्मृतियां हैं भारतीय पुराने जो एंशिएंट पीरियड है उसके कुछ हिंदू कोड थे। ये इस तरीके के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन थे, जैसे कि मुस्लिम्स में शरीयत होता है, वैसे ही हिंदू धर्म के अंदर स्मृतियां हुआ करती थी। इन स्मृतियों पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, काफ़ी सारी पुराने इस तरीके के लॉज हैं जिसमें विमेन को और शूद्रों को बहुत ही नीचा दिखाया गया है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि मनुस्मृति जैसी चीज़ें जो हैं वो भारतीय समाज में बहुत ही गलत चीज़ें हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीके से प्रोजेक्ट करती हैं, समाज को डिवाइड करती हैं। और इन चीज़ों को इन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया। हालांकि इनका बहुत विरोध किया, एक समाज का ऊपरी तबका, हिंदू समाज का ऊपरी तबका इनका विरोध करता था, इनको धमकियाँ देता था, इनको गलत प्रूव करने की कोशिश करता था। लेकिन इन्होंने अपने जो विचार थे, अपनी जो फिलोसॉफी है, उस पर ये कभी हमेशा अड़े रहे, कभी ये पीछे इन्होंने देखा नहीं। और ये बात जो मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, स्टेटस है, वही उस समाज की सही एनालिसिस करता है, वही उस समाज को बताता है कि वो समाज कितना प्रोग्रेसिव है, कितना उसने ग्रोथ किया है। उसके बाद इसी मूवमेंट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इन्होंने पूना पैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। पूना पैक्ट में कौन थे, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये लोगों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, जिसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय जो हैं वो हिंदू ब्राह्मण के रिप्रेजेंटेटिव थे, हिंदू ब्राह्मण्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, या तो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हो, जिसके समर्थक थे भीमराव अंबेडकर,
महात्मा गांधी कहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं होना चाहिए लेकिन रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन बाद में फाइनली बात इस चीज़ पे आके फाइनलाइज हुई कि रिजर्वेशन सीट रहेगी अनटचेबल क्लासेस के लिए। और हर प्रोविजनल जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें जनरल इलेक्शन जो भी होंगे उसमें सभी जो नीची जाति जिनको कहा जाता है, जो अस्पृश्यता का जिनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनके लिए अलग से सीटें होंगी। और ये सीटें बाद में जब संविधान लिखा गया तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्टेस स्केड्यूल जो शेड्यूल SC और ST में आगे आके हो गई। आप ओबियसली अभी जानते हैं कि इनकी सीटें होती हैं अलग अलग समय पे, रिजर्वेशन के समय पे हर जगह पे अलग अलग टाइम पे एक इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये इन्होंने तय किया था। तो ये पूना पैक्ट हुआ था। तो 24 सितंबर को ये पूना पैक्ट हुआ था शाम को 5 बजे। इसमें 23 पीपल थे टोटल, जिसमें मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी और अंबेडकर ये जो है ये मेन थे। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का शुरुआत की। अब रिजर्वेशन हो गया था तो एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। इसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये 1936 में फाउंड की गई और इसमें शुरुआत में 1937 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए उसमें इन्होंने 15 सीटें जीती। और इसका सिंबल जो है वो यही था, हाथी, जो आज के समय आप जानते हैं कि किसका है, बसपा का साइन है, ये इनका उनका है। तो ये पार्टी का इन्होंने सिंबल बनाया। लेकिन 1946 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चुनाव हुए उसमें इस पार्टी को ज़्यादा वोटिंग नहीं मिली और ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। काफ़ी पुअरली इन्होंने वो किया और इन्होंने बड़ी पार्टी थी लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद एक बात और है कि कांग्रेस और महात्मा गांधी जो अनटचेबल कम्युनिटी है उसको हरिजन कहती थी। हरिजन का नाम दिया गया, महात्मा गांधी ने ही हरिजन का नाम दिया था। भीमराव अंबेडकर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ से कहते हो कि हम समाज को जोड़ रहे हैं लेकिन आप समाज के एक भाग का अलग नाम कर दिया आपने। अब पहले अनटचेबल नाम था, अब आप उनको हरिजन बोलने लग गए। जब समाज एक है और सब लोग एक जैसे हैं तो उनको अलग अलग नाम देने की क्या ज़रूरत है? आप क्या हर एक कास्ट का अलग अलग नाम रखेंगे? इसकी क्या ज़रूरत है? हमारे समाज में कास्टिज्म होना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें कही। लेकिन महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद थे। महात्मा गांधी अंबेडकर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जिन मायनों में वो बहुत सुपीरियर थे, वो एक ग्रेट स्कॉलर थे। और इवन दो कहा जाता है कि जब पहली बार पार्लियामेंट में 1900 आगे चल के ये बनाया गया कि पहली जब वो बनाई गई थी नॉमिनेशन के थ्रू ही बना था। 51 में चुनाव हुए थे, उस समय तो महात्मा गांधी नहीं थे। लेकिन बाद में जब चीज़ें ये हुई कि इनको ये बनाया जाएगा, मंत्री कौन कौन बनेगा, पहले आज़ाद भारत के पहले कौन कौन से मंत्री बनेंगे, तो जब नेहरू जी ने पूछा गांधी से कौन कौन होना चाहिए तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर, उनको बहुत अच्छा लॉ का नॉलेज है, तो उनसे बेहतर कोई भी कानून मंत्री नहीं हो सकता। तो भारतवर्ष के पहले लॉ मिनिस्टर बने और इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया कि भारतीय संविधान का जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, तो ये लोग उसके मेंबर होंगे। तो ये भारतीय समाज की उस समय की भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर साहब। उसके बाद इन्होंने देखो ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद भी एक बात कही थी कि इफ़ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बैन इट। मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा अगर हम मेरे द्वारा बनाया गया और हमारे द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाए गए संविधान का अगर गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसको जला देगा। तो इन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। ये कहने में कभी झिझकते नहीं थे, ऐसा नहीं कि क्या कहूँ, इतनी बात कहूँ, इतना कहूँ, कोई तोड़ मरोड़ के पेश करने की इनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद इतना कुछ किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक थे BR राव, भीमराव अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट लोग थे दोनों ही, बहुत ज़्यादा इन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो इनके ये काफ़ी सारी डिबेट्स में, हर एक डिबेट में ये पार्टिसिपेट करते थे, फंडामेंटल राइट्स में, चाहे हर जगह पे ये और इनकी बात करते थे। तो ये सभी क्लासेस के बीच में एक ब्रिज के तौर पे भी देखा जाते हैं कि इस क्लास सोसाइटी में जिस तरीके का एक बनाना था, हिंदू कोड बिल लाने की बात करी हो या किसी भी तरीके के बिल लाने की बात की, उसमें भीमराव अंबेडकर हमेशा अपनी बात पे रहते थे। और कई बार इनके नेहरू के साथ भी झड़प होती थी, बातों में होती थी दोनों के बीच में। उसके अलावा जो ऐसे कुछ अलग अलग तरीके की उस समय की सरकार थी। देखिए आप, उस समय की जो सरकार है, उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसको आज की सरकारों से कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। आज की कांग्रेस या आज की किसी भी पार्टी से उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उस
उस सरकार में सभी तरीके के लोग थे, उसमें लेफ्ट भी थे, राइट भी थे, सेंटर भी थे, उसमें ऐसे लोग भी थे जो कि अपर कास्ट और इन कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, ऐसे भी थे जो लिबरल भी थे, सेक्युलर भी थे। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी, इनकी बहस भी होती थी, तो ये सभी चीज़ों के बारे में बात करते थे। फिर भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हुआ और उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था भी करी गई एससी और एसटी के लिए एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और सिविल सर्विसेज के अंदर। उसके बाद आती है बात बुद्धिज्म में कन्वर्जन की। देखिए 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रीलंका गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और मॉन्क से मिले। और आप जानते होंगे कि बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में भी भारत से ही गया है। अशोक सम्राट के टाइम पे अशोक ने अपने बेटे महिंद्रा को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए, और उसके बाद अंबेडकर को कहाँ जाना पड़ा? श्रीलंका। बुद्धिस्ट स्कॉलर से ये वहाँ जाके मिले हैं। उस समय बुद्धिज्म श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलीजन बन चुका था। उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर किताब लिखने का तय किया और उसके बाद ये बुद्धिज्म में इन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया। और हिंदू समाज के अंदर जो कास्ट सिस्टम था, रिचुअल सिस्टम था, उसके विरोधी थे, जिसकी वजह से ये एक सिंपल धर्म दिखने वाले बुद्धिज्म की तरफ गए, जो इनको काफ़ी प्रभावित करता था, जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की ज़्यादा बात करता था अकॉर्डिंग टू हिम। उसके बाद इन्होंने किताब लिखी बुद्धा एंड हिज धम्म। बुद्धिज्म का जो धम्म है उसके ऊपर इन्होंने बात की, बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर, और अशोक सम्राट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो बुद्धिज्म के ऊपर इन्होंने बात की। और भारतीय बुद्धा महासभा की इन्होंने शुरुआत की थी 1955 में। उसके बाद इन्होंने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी थी 14 अक्टूबर 1956 को, जिसमें 5 लाख इनके जो सपोर्टर हैं वो आए और बुद्धिज्म में इन्होंने कन्वर्ट किया। जो सब लगभग लोग दलित लोग थे, जिनको हिंदुज्म में उतना उनकी रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल पा रही थी, वो मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे, या फिर वो मतलब वो रिस्पेक्ट उनको गेन नहीं पा रही थी, उनको बराबरी का दर्जा जिनको नहीं मिल रहा था, वो लोग आए और भीमराव अंबेडकर के इतने बड़े समर्थक थे कि उनके कहने पे वो आके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद भीमराव अंबेडकर काठमांडू भी गए हैं, जो 4th वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई उसको भी जाके उन्होंने अटेंड किया। और इस समय उसके बाद ये जो 5 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो ये जगह है दीक्षा भूमि, इसको दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। सेक्रेड प्लेस है नागपुर में, जिसको सिटी ऑफ ऑरेंज, नागपुर महाराष्ट्र में है, आप जानते होंगे। तो वहाँ पे इन्होंने दीक्ष भूमि में ये लिया था और बहुत सारे लोग आके यहाँ पे इनके फॉलोवर आए थे और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे जाकर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया था। उसके अलावा इन्होंने बुद्धिज्म के साथ साथ कार्ल मार्क्स के साथ एक किताब भी लिखी है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। अब देखिए बुद्धिज्म का, बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का और कार्ल मार्क्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बुद्धा जो है वो भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो दबे कुचले हैं उनके अधिकारों की बात करी, और कार्ल मार्क्स ने भी दबे कुचलों की, प्रोलेटारिएट्स जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी बात करी थी, मजदूरों के अधिकारों की बात की थी। तो दोनों के ऊपर इन्होंने यहाँ पे इस बुक में बताया है, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखी है। उनकी डेथ की बात करें तो 1954-55 में बीमार रहते थे बहुत, ज़्यादातर इनको डायबिटीज़ की बीमारी थी, आई साइट इनकी बहुत वीक हो चुकी थी। तो 6 दिसंबर 1956 को ये दिल्ली में इनकी डेथ हो गई फाइनली। उसके बाद क्योंकि इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को, तो बुद्धिस्ट स्टाइल में इनका क्रिमिनेशन हुआ और इनके सपोर्ट में हजारों लाखों की तादाद में जनता आई और इनको यहाँ पे अंतिम संस्कार में शामिल हुए, इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो होपफुली आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हर एक चीज़ पता चली होगी। उनसे रिलेटेड वो देखिए एक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि उनको एक वीडियो में या किसी एक किताब में समझा जा सके, वो बहुत महान व्यक्ति थे। तो उनके बारे में आप और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा जब चीज़ें आएंगी उनसे रिलेटेड, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे तभी भी उनकी बात करेंगे, लेकिन अब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट।